दोस्तों बहुत ही मजेदार एपिसोड कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। चलते हैं आज की मजेदार एपिसोड की तरफ। वैसे तो इसने पठानकोट का नाम भी लिया था, मगर चंडीगढ़ का नाम सुनकर ना जाने क्यों मेरे मुंह से चंडीगढ़ निकल गया। वैसे भी इसने सबसे आखिर में चंडीगढ़ का नाम लिया था, जिससे मुझे ये भी अंदाजा हो गया था कि जिस तरतीब से इसने नाम गिनवाए थे आखिर में चंडीगढ़ का नाम लिया है। उनका आखिरी स्टॉप भी चंडीगढ़ था, इसलिए आखिरी स्टॉप की सवारी देखकर वो खुशी से बोला, वो बल्ले बल्ले चंडीगढ़ जाना, ये ले फिर छेड़े नाल पी रखो सरदार जी। मैंने बस में रश देखकर कहा, यार बस तो सवारियों से भरी पड़ी है। कंडक्टर बोला, हो सरदार जी की हो गया, सरदार हो के घबरा गया हो, अंदर तो चलो, आपको दरमियान वाली सीट पर बिठाता हूं। इसकी बात सुनकर मुझे खासी हैरत अंगेज लगी, क्योंकि बस में तुल धरने की जगह भी नहीं थी, यहां तक कि बस की छत भी सवारियों से लदी हुई थी। खैर मैंने इसका शुक्रिया अदा करते हुए इसके पीछे चल पड़ा। वो रास्ते में खड़ी सवारियों को दाएं बाएं हटाते हुए मेरे गुजरने का रास्ता बनाता हुआ एक जगह रुककर सीट पर बैठे नौजवान बंजारे लड़के को कंधे को हिलाते हुए इसे उठने का कहते हुए बोला, ओते मंडिया तेरी अगला स्टॉप है, सीट खाली कर खिड़की के पास चला जा, यहाँ सरदार जी ने बैठना है। 25 साल का बंजारा था, वो 20 का नौजवान था। इसके साथ घूंघट ओढ़े बंजान बैठी हुई थी, जिसकी गोद में गठरी थी और वो गठरी पर बाजू फैलाकर सर झुकाए बैठे हुए थी। जब मेरी इस बंजान पर नजर पड़ी तो मैं यही समझा कि ये बंजान इस लड़के के साथ है। इसलिए मैंने अखलाकियात का मुजाहरा करते हुए कंडक्टर को भी कहा, भाई इसके साथ लेडीज हैं, तुम मुझे कोई और सीट दे दो, या फिर जब ये उतर जाए मैं ये बैठ जाऊंगा। कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं सरदार जी, ये दो अलग अलग सवारियां हैं। इस लड़की ने तो चंडीगढ़ उतरना है और इस लड़के ने अगले स्टॉप पर उतर जाना है। ये कहकर कंडक्टर ने थोड़ा तल्ख लहजे से बोला, उन ओटे भी जाके खुद उठाऊं तुझे। लड़का कंडक्टर को और मुझे घूरने वाली नजरों से देखते हुए मुंह में बड़बड़ाता हुआ उठकर गुस्से में रास्ते में खड़ी सवारियों को धकेलता चला गया, जबकि कंडक्टर ने अपने कंधे पर रखे कपड़े को उतारकर इस सीट को झाड़ते फिर मुझे ऐसे इज्जत बख्शी जैसे मैं कोई वीआईपी बंदा हूं। मैंने इसका शुक्रिया अदा करके सीट पर बैठ गया। लोकल बस होने की वजह से इसकी सीट भी इतनी तंग थी कि ना चाहते हुए भी मेरी रान साथ बैठी बंजान की रान के साथ जड़ गई। जैसे ही मैं बैठा और मेरी रान बंजान की रान के साथ जड़ी, इस बंजान ने जब सर उठाकर एक हाथ से मेरी तरफ का घूंघट हटाकर मेरी जानिब देखा, कुछ कहना चाहा तो उसके चेहरे को देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। शोख गुलाबी रंग के घाघरा चोली में मलबूस और सर पर पीले रंग का दुपट्टा, जिसमें चांद सा चमकता चिट्टा सफेद चेहरा बादलों में छुपा चांद की तरह नुमाया हुआ। इस हिस्न अंगेज चेहरे को देखकर मेरे तो होंठों पर खुश्की चढ़ दौड़ी। मगर एक बात हैरान कुन साबित हुई, मैं तो इस हिस्न की देवी के दीदार में गुमसिम हो गया था, मगर उसने जिस जारहाना अंदाज में सर उठाकर मुझे कुछ कहने के लिए चांद से पर्दा हटाया था, मुझे देखकर वो भी एकदम गोनक सी हो गई थी। चंद लम्हों का ये नजरों का टकराव दो तूफानों का टकराव जैसा था। चंद लम्हों पहले मेरे जहन में बहुत से सवाल थे। इस हिस्न की मलिका बंजान ने सर को झटक कर होंठ काटते हुए अपनी पुतली उठी हुई नाक को सुकड़ाकर अपनी कैफियत पर काबू पाकर फिर से सर झुकाकर अपनी पोजीशन में बैठ गई, मगर जैसे वो पहले जान मूरत की तरह बुत की तरह बैठी थी, किसी ख्यालों में खोई हुई थी। अब उसकी कैफियत पहले से यकसर मुख्तलिफ थी। नीचे में इसके हिलते हुए जिस्म को अच्छे से महसूस कर पा रहा था। मैं कनखियों से इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। इसकी कैफियत बता रही थी कि वो किसी उलझन का शिकार है, या फिर वो मुझे कुछ कहना चाहती है, या फिर मेरे साथ बैठना इसे दुश्वार लग रहा है। गाड़ी सवारियों से खींचाखच भरी हुई थी, फिर भी कंडक्टर मजीद सवारियों को गाड़ी में ठूंस रहा था। वो सबको एक ही बात कहे जा रहा था, अगले स्टॉप पर सीटें खाली हो जाएंगी, जबकि इतनी सीटें नहीं थीं जितनी सवारियों को सीटें खाली करने का हौसला देकर उनको बस में सवार कर चुका था। इसी दौरान मैंने एक चीज नोट की कि बस में जितनी भी सवारियां थीं उनमें अक्सरियत तादाद बंजान की थी। सिर्फ मैं ही शलवार लिबास में था, बाकी चंद एक नॉर्मल लिबास में थे। बाकी अक्सरियत सब बंजारों के मखसूस लिबास में रंग बरंगे मलबूस थे। इसी दौरान मैंने एक और चीज नोट की, अक्सरियत के कंधों पर लंबे थैले लटके हुए थे, जैसे अमूमन फकीरों गधागिरों के कंधों पर लटके होते हैं। किसी के पास ढोल था, किसी के पास हारमोनियम वगैरह थे।
जिससे मुझे अंदाजा लगाने में देर नहीं लगी कि ये लोग बड़े शहरों में जाकर अपने पेट के लिहाज से मांगते हैं और शाम को वापस लूट आते हैं। मगर मेरे साथ जो बंजान लड़की बैठी थी, इसकी गोद में सिवाय गठरी के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब इस गठरी में क्या था ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद कंडक्टर की आवाज मेरे कानों में पड़ी, जो सब सवारियों को किराया हाथ में करने का ऐलान कर रहा था। इसकी आवाज सुनकर मुझे एकदम एहसास हुआ कि मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं हैं। बलवीर सिंह के पास आने के बाद मुझे कभी पैसों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरी तवज्जो पैसों की तरफ नहीं गई। ये सब सोचकर मेरी कैफियत भी लड़की जैसी हो गई, क्योंकि कंडक्टर ने अगली सीटों से किराया वसूल करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे कंडक्टर पीछे की जानिब बढ़ता आ रहा था, मैं बेचैनी में मुब्तला होकर कभी हाथों की उंगलियों को मरोड़ता लग जाता, कभी पहलू बदलने लग जाता। ये नहीं था कि मैं खौफ की वजह से ऐसे कर रहा था। यह बात इज्जत की थी, क्योंकि कंडक्टर ने जिस अंदाज में मुझे प्रोटोकॉल दिया था सीट खाली करवाकर इतनी हिस्न अंगेज हमसफर के साथ बैठने का मुझ पर जो एहसान किया था, इसके बदले में मुझे डबल किराया भी देना पड़ता, मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता। मगर अब जब उसने किराया मांगा था, डबल तो किया, असल किराया भी देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया बंजान का कि इस टेंशन को सर पर सवार करने की क्या जरूरत है, क्यों ना इसका कोई हल सोचो तो शायद इज्जत हो जाए और कंडक्टर के सामने शर्मिंदगी भी ना उठानी पड़े। 4 फुट का फासला था कि बस रुकी और कुछ सवारियां उतरी और कुछ नई चढ़ीं। कंडक्टर एक बार तो किराया लेने की वजह सवारियों पर को आगे पीछे करके नई सवारियों को एडजस्ट करने में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद बस के सफर पर रवां दवां फिर से आगे थी। बस की स्पीड से अंदाजा हो रहा था कि कंडक्टर ने जितने स्टॉपों के नाम गिनवाए थे, इस हिसाब से सफर काफी तवील गुजरना था। लोकल बस की रफ्तार भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार थी। ऊपर से बार बार ब्रेक लगाकर सवारियों को उतार चढ़ाने में टाइम बर्बाद कर रहा था। एक बार फिर से कंडक्टर ने किराया का नाम पर ऐलान किया। इस दफा कंडक्टर की आवाज पर लड़की ने गठरी खोलकर इसमें से कुछ टटोलने लगी। गठरी के अंदर से ही किसी चीज की गांठ खोलकर हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में इंडियन करेंसी का 1000 का नोट था। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने इस आइडिया पर फौरी तौर पर अमल करते हुए पहले नॉर्मल अंदाज में जेब में हाथ डालकर फिर घबराहट वाले अंदाज में अजलत का मुजाहरा करते हुए करता पजुम्मा की जेब में हाथ मारते हुए घबराहट का इजहार करने लगा। मैं ये सब इस अंदाज में कर रहा था कि मेरे साथ बैठी लड़की को अंदाजा हो जाए कि मैं कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने महसूस कर लिया था कि लड़की मेरी हरकत को नोट कर रही है। मैं चंद लम्हे ऐसी ही रिएक्ट करते के बाद सीट से उठकर खड़ा होकर अपनी जेबों को टटोलने के बाद मायूस कुन अंदाज में वापस सीट पर बैठते हुए लड़की के कान की तरफ मुंह करके बुड़बुड़ाया, ओ तवाडी लुगदा, किसी ने मेरा बटवा निकाल लिया है, अब क्या होगा, किराया कैसे दूंगा? बटवे में अच्छी खासी रकम थी। ए खुदा बादशाह मेरी मदद कर, मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूं, अब कंडक्टर को क्या कहूंगा? मैंने ये सब बातें खुद से हम कलाम होते अंदाज में की थी, मगर मेरी आवाज इतनी थी कि लड़की की समात से टकरा रही थी। मैंने अपने सारे डायलॉग बोलकर खामोश हो गया कि शायद लड़की की तरफ से कोई रिस्पांस आए, मगर वो टस से मिस नहीं हुई। मुझे अपनी प्लानिंग फेल होने पर मजीद परेशान कर लिया। मैं कभी वाली अगली सीट पर माथा टेक कर माथे को बार बार सीट पर मारते हुए उलझन पछतावे का इजहार करता, कभी सीधा होकर बस की छत को घूरता लग जाता। मैं तो ये सोचकर सारा ड्रामा कर रहा था कि शायद लड़की को मेरी हालत पर रहम आ जाए और वो मेरी मदद करते की तसल्ली दे दे, मगर वो तो साली सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर बैठी हुई थी। इस वक्त में वाली अगली सीट पर माथा टेक कर बैठा लड़की को बुरा भला कह रहा था, जब किसी ने मेरे कंधे थपथपाते हुए ये कहा, सरदार जी चंडीगढ़ का 500 किराया दे दो। मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ नहीं बल्कि हथौड़ा मार दिया हो। ये कहकर कंडक्टर ने मेरे साथ बैठे लड़की से भी 500 किराया तलब किया। मैं सीधा होकर बैठकर मुस्कुराने की शक्ल बनाकर कंडक्टर से कुछ कहने लगा था कि लड़की का गोरा हाथ मेरे से गुजरता हुआ चेहरे के आगे कंडक्टर की तरह बढ़ा। अगर मैं नॉर्मल होता तो लड़की के हाथ में पकड़े 1000 के नोट की बजाय लड़की के एक गोरी चमकदार हाथ को अपने करीब से देखने का मौका कभी न गंवाता। मगर मेरी कैफियत इस वक्त ऐसी थी कि मैं लड़की के हाथ को देखने की बजाय 1000 के नोट को हैरत भरी नजरों से देखने लगा।
कंडक्टर ने लड़की से 1000 का नोट पकड़कर एक बार फिर से मेरे कंधे को हिलाते हुए कहा, सरदार जी जल्दी करो, अगला स्टॉप आने वाला है, मुझे बाकी सवारियों से भी किराया वसूल करना है। मैं चूंकि और कुछ कहने लगा था, इतने में लड़की की मद भरी नशीली मगर थोड़ी तल्ख आवाज मेरे कानों में पड़ी, तो ये 1000 दे तो दिया है, अब क्या चंडीगढ़ का किराया 1000 कर दिया है। लड़की की बात सुनकर मैं तो चौंका ही था, मगर मेरे साथ साथ कंडक्टर भी चौंका। बोला, 1 मिनट ठहरो, देता हूं 500 में सरदार जी से। लड़की कंडक्टर की बात काटते हुए फिर से इसी अंदाज में बोली, मैं तो जिसे 500 बकाया नहीं मांग रही, ये कह रही हूं कि हम दोनों का किराया 1000 रुपए तुम्हें आगे है, अब सरदार जी से क्यों मांग रहे हो। लड़की की बात सुनकर कंडक्टर ने एक दफा मुझे गौर से देखा और फिर लड़की को गौर से देखने के बाद ताज्जुब में बढ़ गया, डूबा कंधे उचक्का कर आगे बढ़ा, जबकि लड़की की बात में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज ने मेरे पूरे वजूद में गुदगुदी सी कर दी। चंद लम्हे पहले जिस लड़की को मैं दिल ही दिल में ना जाने क्या कुछ कहे जा रहा था, इसकी तरफ से ऐसा जबरदस्त किस्म का रिस्पांस आ गया, ये तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। कंडक्टर के जाते ही मैंने गहरी सांस लेकर शुक्र अदा किया कि ये मुसीबत सर से टल ली। गहरी सांस लेकर मैंने बंजान लड़की की तरफ देखा तो वो एक बार फिर से सर झुकाकर अनजान बनी गठरी पर नजर जमाए बैठी नजर आई। मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर इससे बात करने का मुझ में हौसला नहीं पड़ रहा था, क्योंकि शक्ल और सूरत से वो जितनी खूबसूरत थी, तबीयत के लिहाज से इतनी ही गुस्सा वाले और सख्त मिजाज थी। जिस लहजे में वो कंडक्टर से बात कर रही थी, इसका सख्त लहजा देखकर मुझे डर था कि कहीं वो मेरे ही गिले ना पड़ जाए। क्या किया दिया था, मुझसे बात करने के बहाने तलाश करने लगे हो। फिर ये सोचकर मैंने हिम्मत की कि मैंने कौन सा इसे आई लो यू कहना है या कोई गैर इखलाकी बात करनी है जिससे वो मुझ पर बरहम होगी। मैंने गल्ला गाड़ कर लड़की की तरफ मुड़ करके कहा, शुक्रिया मिस, तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, वरना किराए के पैसे ना निकलने की सूरत में उसके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता। लड़की ने मेरी जानिब चेहरा किया मगर चेहरे से घूंघट नहीं हटाया। इसी अंदाज में बोली, कोई बात नहीं सरदार जी, मेरे पास थे मैंने दे दिए। मैं दोपट्टे के ओट में इसके हिलते हुए गुलाबी होंठ देखकर अपने होंठों की खुश्की दूर करते हुए बोला, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है, वरना आज के दौर में कौन किसी की मदद करता है, वो भी किसी अनजान शख्स की। वैसे तुम भी चंडीगढ़ जा रही हो और मैं भी इधर ही जा रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे अपना चंडीगढ़ का एड्रेस दे दो, मैं अपने घर पहुंचकर तुम्हारे पैसे वापस लूट दूंगा। मेरी बात सुनकर बंजान लड़की मुस्कुरा कर बोली, सरदार जी, हम बंजारों का कोई घर होता तो एड्रेस दूं, हमें जहां रात हो गई वहां ही हमारा कयाम हो जाता है। मैंने ना समझने के अंदाज में बोला, क्या मतलब, मैं समझ नहीं तुम्हारी बात। लड़की बोली, छोड़ी सरदार जी, तुमने मेरी बात समझ कर क्या करना है, तुम्हारा काम हो गया। मुझे इस पर ही खुशी है कि हम गरीब भी किसी के काम आ सके, इसलिए मैंने पैसे वापस लेने के लिए नहीं दिए, सिर्फ इंसानी दर्दमंदी के लिए दिए हैं। लड़की की बात ने मुझे लाजवाब कर दिया था। मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूं। लड़की हुंकार भर कर बिलाझिझक बोली, हाँ पूछो, क्या पूछना है। मैंने कहा, क्या तुम अकेली चंडीगढ़ जा रही हो। वो चौंक कर मेरी जानिब देखकर नफी में सर हिलाती हुई बोली, नहीं सरदार जी, ये इतने सारे लोग हैं, तुम भी हो। लड़की की बात सुनकर उसकी सादगी पर मुझे हंसी बहुत आई, मगर मैंने खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला, तुम्हारी फैमिली से कोई तुम्हारे साथ घर से अकेली इतने लंबे सफर करने के लिए निकली हो। लड़की बोली, सरदार जी, मैं अकेली ही हूँ, हमारे साथ और कोई नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता, रास्ते में तरह तरह के लोग आते जाते हैं, तुम हसीन हो, जवान हो, यूं अकेली इतने लंबा सफर कर रही हो और फिर ये भी कह रही हो कि जहां तुम जा रही हो वहां तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, जहां रात हो गई वहां ही सो गई। मेरी बात सुनकर लड़की अपने गुलाबी होंठों पर हाथ रखकर अपने कहकहे को दबाते हुए बोली, कोई हाल नहीं सरदार जी, तुम मर्द होकर घबरा रहे हो, मैं तो 7 साल से अकेली आती जाती हूँ, मगर आज तक किसी भड़वे में इतनी जुर्रत नहीं हुई कि गोरी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। मैं मुस्कुरा कर बोला, मैं डर नहीं रहा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है कि इस दौर में जवान लड़की का घर से निकलना ठीक नहीं है, हालात बहुत खराब है, जगह जगह अय्याश किस्म के लोग दंदनाते फिर रहे हैं। बंजान लड़की जिसने खुद को गोरी कहा था, मेरी बात सुनकर घूंघट को सर से सिरका कर चेहरे से ऊपर करके मेरी जानिब नजर भर कर देखकर बोली, क्यों सरदार जी, तुमको हमारी फिक्र क्यों होने लगी। तुम कौन सा मेरा घर वाला है जो तुम मेरे लिए इतने परेशान हो रहे हो।
इसकी बात सुनकर मैं हंस कर बका रह गया कि देखने में ये कितनी शर्मीली टाइप संजीदा लड़की नजर आ रही थी, मगर कितनी मुंहफटी है कि एक लम्हे में मुझे अपना घर वाला होने का कह दिया। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, तुम शायद मेरी बात का उलट मतलब ले गई हो। मैंने ये बात सिर्फ इंसानी दर्दमंदी के लिए की है। जैसे तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद करके इंसानी दर्दमंदी का फर्ज निभाया है, ऐसे ही मैंने ये बात की है क्योंकि तुम्हारा मुझ पर एहसान है। इस एहसान के नाते मुझे तुमसे दर्दमंदी है कि तुम जवान भी हो और खूबसूरत भी, किसी से कहीं ना कहो। मेरी बात सुनकर लड़की मुझ पर गहरी नजर डालकर बोली, सरदार जी, हम बंजारों के पास सिवाय इज्जत के कुछ नहीं होता, वरना रोटी कमाने के लिए हमारा पेशा यही है। जैसे आप लोग कोई ना कोई काम करके पैसा कमाते हो, ऐसे ही हम अपने हुनर को इस्तेमाल करके पैसा कमाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बेइज्जत हैं कि जिसका जो दिल करे वो हमें कह दे। मैं अकेली जरूर हूं, मगर मुझ में इतना हौसला है कि मैं 10 मर्दों का मुकाबला कर सकती हूं। अगर नहीं यकीन तो वापसी जाकर मेरी बस्ती से मेरा पूछ लेना कि गोरी क्या चीज है। इसका मासूमाना जज्बा देखकर मैं मुस्कुरा कर बोला, अच्छा तो तुम्हारा नाम गोरी है? वो चौंक कर बोली, हाँ सरदार जी, मेरा नाम गोरी है। मुझे कोई छूने तो दूर की बात, गंदी नजर से भी देखे तो ये गोरी खंजर से इसकी आंख निकाल देगी। लड़की ने अपने हिस्न की तशरीह करने के लिए क्या खूब नाम रखा था, गोरी। गोरी के तेवर देखकर मैं समझ गया कि इस लड़की में जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा, क्या तुम्हारा मुस्तकिल ठिकाना चंडीगढ़ में है या फिर किसी और जगह? गोरी बोली कमाल करते हुए, सरदार जी, लगता है तुम भारत से नहीं किसी और देश से आए हो जो ऐसे सवाल कर रहे हो। गोरी की बात सुनकर मैं बौखला गया कि पता नहीं मैंने अनजाने में कोई चौक मार बैठी हो जो उसको मुझ पर पड़ गई है। अगले लम्हे खुद को संभालते हुए बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है कि मैं किसी और देश से आया हूं। गोरी चौंक कर भौवें चढ़ाकर बोली, लगता नहीं सरदार जी कि तुम किसी और देश से आ रहे हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, दूसरे देश के लोगों के सरों पर सींग होते हैं, यानी उनकी शक्लें और तरह की होती है। गोरी अपना हंस रोकते हुए बोली, नहीं सरदार जी, मैंने ये कब बोला कि उनके सरों पर सींग होते हैं। मैं तो ये कह रही हूं कि तुम्हारा हुलिया और शक्ल तो पंजाबी है, हर लिहाज से पंजाबी लग रहे हो। फिर कैसे दूसरे देश के हुए? मैंने कहा, वो ऐसे कि मैं पैदा तो अमृतसर हुआ हूं। 10 साल की उम्र में मेरा अंकल मुझे कनाडा ले गया था। कुछ दिन कबल ही मैं कनाडा से वापस इंडिया घूमने फिरने आया था, इसलिए मुझे यहाँ की काफी चीजों का इल्म नहीं है। गोरी चौंक कर मेरी जानिब देखते हुए बोली, कमाल करते हो सरदार जी, यहाँ के लोग घूमने फिरने के लिए कनाडा जाते हैं और तुम कनाडा से घूमने फिरने इंडिया आए हो। यहाँ ऐसा किया है जो कनाडा छोड़कर यहाँ घूमने आ गए? मैंने कहा, यहाँ पंजाब की मिट्टी में जो मजा है वो कनाडा की साफ सुथरी सड़कों में मजा नहीं है। गोरी बोली, ये तो है सरदार जी, जो अपने देश में मजा है वो किसी और देश में नहीं। सोचो तो जब मैं अपनी बस्ती छोड़कर बड़े बड़े शहरों में जाती हूँ तो वहाँ मेरा दम घटता है। अपनी बस्ती की क्या बात है, ताज़ा जंगल की हुआ, और शहरों में धुआं गर्द और गुबार। पता नहीं तुम लोग कैसे रहते हो। मैंने कहा, मेरा भी यही हाल है। मैं इसीलिए दोस्तों के साथ घूमने जंगल में आया था, मगर हमारी गाड़ी खराब हो गई। मुझे वापस अमृतसर जाना था, इसलिए मैं बस पर आ गया और बस में सवार होते ही किसी ने मेरा पैसा मार लिया। अगर तुम ना होती तो शायद मुझे पेशानी का सामना करना पड़ता। गोरी बोली, कोई नहीं सरदार जी, भगवान जो भी करता है भले के लिए करता है। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद गोरी चौंक कर बोली, सरदार जी, तुमने अमृतसर जाना है तो चंडीगढ़ से अमृतसर कैसे जाओगे? मैंने कहा, मैं अपने घर फोन करके गाड़ी मंगवा लूंगा। गोरी मम्मा मामा कहकर खामोश हो गई। गोरी मेरे साथ काफी घुल मिल गई थी, इसीलिए मैंने इससे पूछ ही लिया कि तुम भी कुछ अपने और अपनी फैमिली के बारे में बताओ कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। गोरी लंबा सांस खींचकर अपनी रानों पर खड़ी हो गई को देखते हुए बोली, सरदार जी, हम तो माँ बाप के प्ले हैं, यूं ही सड़कों की खाक छानते जवान हुए हैं। घर में बूढ़ा चचा चची है जिन्होंने मुझे पाला पोस कर जवान किया है। बंजारों की बस्ती में चचा का छोटा सा घर है जहां मैं उनके साथ रहती हूं। घर में कमाने वाला है कोई नहीं, इसलिए मुझे पेट पालने के लिए कई कई दिन घर से बाहर गुजारने पड़ते हैं, कभी किसी शहर में कभी किसी शहर। गोरी की बात सुनकर मैंने अफसुर्दा होते हुए कहा, बहुत दुख हुआ तुम्हारे माँ बाप का से। गोरी बोली, मगर सरदार जी, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं चौंक कर बोला, क्यों? गोरी बोली, अगर वो जिंदा भी होते तो कौन सा मैंने मेहरबानी की जिंदगी गुजारनी थी। तब भी जिंदगी यूं ही दरबदर धक खाती हुई गुजरनी थी। जिनके माँ बाप हैं वो लड़कियां भी मेरी तरह यूं ही दरबदर धक खाती फिर रही हैं।
मैंने कहा, फिर भी माँ बाप का साया सर पर होने से इंसान को हौसला होता है। गोरी लापरवाही से बोली, सरदार जी ये सहारा आप लोगों को होता होगा, हम बंजारों को होश संभालते ही अपना पेट खुद पालना पड़ता है। मैंने कहा, मगर तुम करती क्या हो, मेरा मतलब कोई काम वगैरह करती हो। गोरी बोली, साहिब जी हमारा काम नाच गाना है, जो हमें विरासत में मिलता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। मैं चौंक कर बोला, नाच गाना मतलब तुम क्लब वगैरह में डांस करती हो। गोरी मुस्कुरा कर बोली, नहीं साहिब जी, भगवान बचाए क्लबों से, हम तो सिर्फ गाने गाती हैं, ये हमारा साज है, जिसको बजा कर गाने गाती हूँ। जिनको मेरा गाना पसंद आता है वो अपनी खुशी से पैसे दे देते हैं। ये कहते हुए गोरी ने गठरी खोली तो इसमें बहुत ही खूबसूरत सी डफली थी, जिसके चारों तरफ छोटे छोटे रंग बरंगे घुंघरू लगे हुए थे और उसके साथ रंग बरंगे धागों से बने फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। गोरी की बात सुनकर और डफली देखकर मैं सारी सूरत हाल समझ गया कि ये घरों और दुकानों के आगे जाकर डफली बजाकर मांगती है। इसके बावजूद इसका हिस्न, इसकी खुददारी, इसकी गैरत अपना जुग कायम दायम थी। मैं हर शय से बीगान होकर गोरी के साथ महू गुफ्तगू था। अचानक मेरी छठी हिस्स ने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे कोई घोर रहा है। मैंने चौंक कर देखा तो अगली सीट के साथ खड़े दो जवान बंजारे खूंखार अंदाज में मुझे घूरे जा रहे थे। उनके देखने का अंदाज इस कदर वहशियाना था कि अभी उनको बहाना मिले और वो मुझे जान से मारने से भी दरेग ना करें। उनका यूं मुझे घोर कर देखना, इसके पीछे शायद वजह गोरी थी, जो हंसकर मेरे साथ में गुफ्तगू थी। मैंने उनकी जानिब देखकर उनको कोई रिस्पांस देने की बजाय खामोशी से उनको नजरअंदाज करके अपनी नजरें झुका ले, क्योंकि मैं उनसे उलझना नहीं चाहता था। इसलिए मैं उनको इग्नोर करके दोबारा गोरी से मैं गुफ्तगू हो गया। जैसे कुछ ही देर में गोरी काफी हद तक मेरे साथ फ्रेंड हो गई थी। मुझे इससे ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मेरे साथ फ्रेंड हो जाएगी। मगर ये भी बता दूं कि ये सारी फ्रेंडशिप सिर्फ बातों तक थी, वो भी नर्म बातें। गोरी से बातों के दौरान जितना मैं इसे जान सका, इससे मुझे सिर्फ यही मालूम पड़ा कि वो दो बहन भाई हैं। जब वो 5 साल की थी तो इस दौरान कैंसर की बीमारी में मुब्तला इसके माँ बाप वफात पा गए थे। जब वो 10 साल की हुई तो इसका बड़ा भाई शादी करके कुछ दिनों बाद अपनी बीवी के हमरा किसी दूसरे शहर में चला गया था। इसके चचा चची थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी। भाई के जाने के बाद उसके चचा ने इसे अपनी बेटी की हैसियत से पाल पोस कर बड़ा किया। इसे बचपन से गाने का शौक था, इसलिए वो 10 साल की उम्र में अपने चचा के साथ गाकर लोगों को मुतासिर करके उनसे पैसे लेकर अपने घर का गुजर बिसर करती जवान हो गई। पिछले 1 साल से इसका चचा भी ताउन की बीमारी में मुब्तला मर्ग बिस्तर पर पड़ा है। चची भी उम्र रसीदा होने की वजह से चलने फिरने के काबिल नहीं रही, इसलिए वो अकेली घर से निकलती है और मुख्तलिफ शहरों में जाकर अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए 3-4 दिन में जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो जमा करके वापस आ जाती है। इसी तरह 1-2 दिन घर रहने के बाद फिर से रवाना हो जाती है और उनका बहुत बड़ा कबीला है जो जंगल के पास बस्ती में रहते हैं। कबीले के लोगों की अक्सरियत भीख मांगने का काम करती है। उनके भीख मांगने के अलग अलग शोबे हैं। कोई डांस करता है, कोई तमाशा करता है, कोई माजूर बनकर भीख मांगता है, कोई गाने गाता है, यानी लोगों को इंटरटेन करके पैसा कमाते हैं। गोरी से बातों के दौरान सफर गुजरने का एहसास ही नहीं हो रहा था, न ही मेरा ध्यान इस तरफ गया कि कौन सा स्टॉप गुजरा है, क्योंकि मुझे मालूम था कि जहां जाकर बस से सारी सवारियां उतरनी हैं वहां मेरा स्टॉप चंडीगढ़ है। बातों के दौरान सर पर खड़े दोनों लड़कों की तेज नजरों को मैं महसूस कर रहा था, मगर गोरी की मीठी मीठी बातों की वजह से मुझे उनके यूं देखने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी वो दोनों सिवाय घूरने के कुछ नहीं कह रहे थे। हम दोनों की बातें जारी थीं कि बातों के दौरान जंगल का जिक्र छेड़ा तो फुट मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना इस मौका से फायदा उठाकर गोरी से ये भी मालूम कर लूं कि गुज़िश्ता रात यहाँ मिलिट्री वालों का सर्च ऑपरेशन हुआ था, इसका क्या बना। मैंने मौजू का फायदा उठाकर जब मतलूबा सवाल किया तो मेरी बात सुनकर गोरी ने जवाब दिया। इसके जवाब ने मुझे इस कदर शॉक किया कि मुझे 11,000 वोल्ट का झटका लगा। इसकी बात सुनकर मैं सब कुछ भूल गया, यहाँ तक कि करीब बैठी गोरी से भी लाताल्लुक हो गया। कितनी देर तक मैं गहरी सोच में गुम रहा, क्योंकि इसके बकौल गुज़िश्ता 4-5 दिन पहले सर्च ऑपरेशन हुआ था। मिलिट्री वालों को शुबा था कि कुछ आतंकवादी रात के अंधेरे में जंगल से हमारी बस्ती में घुस आए थे, मगर 2-3 मुसलसल दिन रात हर घर की तलाशी लेने के बावजूद मिलिट्री वालों को कोई भी दहशतगर्द नहीं मिला। गोरी ने जब 4-5 दिन कबल की बात की तो इसी वक्त मेरा ध्यान हर चीज से हट कर सूफी लोगों की तरफ चला गया कि मुझे अपने साथियों से बिछड़े 4 से 5 दिन हो गए।
अगर सूफी को मेरे साथियों की वापसी का इल्म हो गया तो इसने लाजमी बलवीर सिंह से मेरे बारे में पूछा होगा। तो ऐसी सूरत हाल में बलवीर सिंह ने सूफी को क्या जवाब दिया होगा। मैं तो इस बेफिक्री से गोरी के साथ गुपशप में मगन था कि अभी एक रात ही गुजरी है, अभी तो मेरे साथियों को भी मेरी जान से ज्यादा फिक्र नहीं होगी, और सूफी को तो फिर मैं 4-5 दिन का कहकर आया था। इसलिए मैं चंडीगढ़ जाते ही वहां से हरियाणा की बस में सवार होकर हरियाणा की तरफ रवाना हो जाऊंगा और वहां पहुंचकर साथियों को सरप्राइज दूंगा और फिर साथियों के हमरा हरियाणा से अमृतसर की हवेली में मौजूद अपने सूफी के पास पहुंच जाऊंगा। क्योंकि जिस बस में मैं सवार था इसका रूट हरियाणा की तरफ से नहीं था, वरना मैंने चंडीगढ़ जाने का सोचा भी नहीं था। मगर यहां तो सारी कहानी ही उल्टी हो गई थी। गोरी की बात सुनकर मेरी कैफियत बदल गई थी। अजीब सी बेचैनी और वसवसों ने मुझे घेर लिया था। 4-5 दिन का मतलब मैं इतने दिन बेहोशी की हालत में रहा था और मुझे इस चीज का एहसास तक नहीं हुआ। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र सूफी की हो रही थी कि अगर जहाजेब लोग मुझे छोड़कर वापस अमृतसर पहुंच गए और वहां पहुंचते ही अगर सूफी को मेरे साथियों की वापसी का इल्म हो गया तो उसने सबसे मेरे बारे में ही पूछना है और मेरी वापसी को ना पाकर इस पर ना जाने क्या बैठ रही होगी। उन्हीं सोचों में गुम अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना चंडीगढ़ पहुंचते ही सबसे पहले बलवीर सिंह के चचा जरनैल सिंह की कोठी पर कॉल करके उनको अपनी खैरियत का बता दूं और उनसे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि मेरे साथी अभी वहां ही हैं या फिर अमृतसर रवाना हो गए हैं। मैं जहन पर जोर डालकर उनके घर का नंबर याद करने लगा, क्योंकि रवानगी से कबल जब सबको जरूरी इकदामात की हिदायत दी जा रही थी तो जरनैल सिंह ने घर का नंबर भी सबको दिया था कि अगर वापसी में रात के अंधेरे में कोई साथी बिछड़ जाए और इसे कोठी के बारे में मालूम न पड़े तो इस नंबर पर फोन करके अपनी खैरियत के बारे में आगाह कर सकता है। अगले लम्हे मुझे याद आया कि नंबर तो मैंने पर्ची पर लिखकर जेब में डाला था। मैंने जल्दी से जेब में टटोलते हुए जब हाथ बाहर निकाला तो मेरे हाथ में एक की बजाय 2 पर्चियां आ गईं। एक को खोला तो इस पर मनमयत कौर का चंडीगढ़ का और उसकी खाला का एड्रेस और नंबर लिखा था, जबकि दूसरी पर्ची पर जरनैल सिंह की कोठी का नंबर लिखा था। नंबर देखकर मैंने गहरी सांस खींचकर शुक्र अदा किया। मैंने पर्चियां फोल्ड करके जेब में डाला ही था कि अचानक